हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का कोटक ऑफिशियल पे स्वागत है। और आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा कंप्यूटर विषय से पिछले एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे और हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपका एग्जामिनर जेएसएससी जो है किस प्रकार सोचती है। यदि वह कंप्यूटर का पेपर बनाएगी आने वाले समय में सचिवालय के लिए तो वह किस प्रकार सोचती है, या हम कहें कि कंप्यूटर के किस विषय से वह सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाती है, तो हम इसे आज समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग सबसे जेएसएससी के द्वारा जो पिछले एग्जामों में परीक्षाएं ली गई है हम उसको देखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर विषय से 20 प्रश्नों को शामिल किया है। 20 प्रश्नों को शामिल किया है और ये जो 20 प्रश्न हैं ये 2012 में जेएसएससी के द्वारा जो सचिवालय का एग्ज़ाम लिया गया वहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था उस समय। देखें क्या प्रश्न है, ये लिखा वर्ड रैप की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी या डी सही है। आप इसे पढ़ें और देखें। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः ही भेज देता है। चलिए मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। वर्ड रैप जो है ना ये एक फीचर है, एमएस वर्ड के अंतर्गत में। आप एमएस वर्ड में क्या कार्य करते हैं, दस्तावेज को बनाते हैं। आप वहाँ पर टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग कर रहे हो तो मैं आपको परिस्थिति बता समझाता हूँ कि आप टाइपिंग कर रहे हैं और एक लाइन के एंड में जाते हैं और यहाँ पर क्या है केवल और केवल 3 अक्षर टाइप करने के लिए ही स्थान है। जैसे मैं एक शब्द ले लेता हूँ जनवरी माह, ठीक है, जनवरी, और मैंने कंप्यूटर में टाइप करना प्रारंभ किया। यहाँ पर एंड लाइन में मैंने टाइपिंग करा JAN, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 अक्षर ऐड होते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप चौथा अक्षर यहाँ पर ऐड करेंगे आपका पूरा का पूरा जो शब्द है वो नीचे खिसक करके यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, नीचे की लाइन में एडजस्ट हो जाएगा और यही कहलाती है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्ड रैप। तो एमएस वर्ड में क्या होता है कि अंत के स्थान पर, एक लाइन के अंत के स्थान पर पूरा जगह नहीं है उस शब्द को एडजस्ट करने के लिए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है वह जो शब्द है वह स्वतः ही नीचे के लाइन में एडजस्ट हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं स्वतः ही नीचे की लाइन में भेज दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे देखें अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या 2012 में पूछा गया था उसे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है। पहला तो देखें जो शब्द बनाया गया है हिंदी का बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। तो जब भी एग्जाम में कंप्यूटर विषय से यदि प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो वहाँ पर प्रश्नों को हल करते समय इसके अंग्रेजी के रूपांतरण को जरूर देखें, ये आपको ज़्यादा सहायता करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं अभिगम का मतलब है एक्सेस, मतलब यहाँ पर ये साधारण से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मेमोरी है, 4 मेमोरी है, तो आपका जो CPU होगा किस मेमोरी के डाटा को बहुत ही तेज़ी से एक्सेस कर सकता है। हाँ, तो किसे कर सकता है, रैम की मेमोरी को, रैम में जो डाटा है उससे, या रोम में, या वर्चुअल मेमोरी, या कैश की मेमोरी। तो आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैश की मेमोरी। कैश की मेमोरी, रैम की मेमोरी, रोम और वर्चुअल मेमोरी, इन तीनों से ही अधिक गति रखती है, अर्थात बहुत ही कम समय में क्या कर सकता है डाटा क्या CPU को उपलब्ध करवा सकता है। हाँ, नैनो सेकेंड में 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है इसकी गति, इसका एक्सेस टाइम इतना होता है 1 से 2 नैनो सेकेंड। वैसे मैं बता दूं कैश मेमोरी जो है ये प्राइमरी मेमोरी है, अर्थात ये मदरबोर्ड के में आपको लगा हुआ मिलेगा और यहाँ पर इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है, लगभग 256 KB के आसपास ही होती है, 256 KB के आसपास ही होती है, बहुत ही कम होती है। या हम कह सकते हैं ये 1 MB से लगभग 4 MB तक की ही इसका कैपेसिटी होती है मेमोरी की। एग्जैक्ट इतना 1 से लेकर के 4 MB तक ही होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि डाटा को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। हाँ, अस्थायी तौर पर रखा जाता है और ये रैम और CPU के मध्य में एक बफर का काम करता है। और बार बार जो प्रयोग में आपका CPU जो बार बार डाटा प्रयोग में लाता है ना, वो सारे डाटा आपको कैश की मेमोरी में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। मतलब ये आपको बोल रहा है अंडरलाइन HAELTH। ये एक वर्ड मैंने लिखा और यहाँ पर एक
टाइपिंग कर रहे हैं आप MS वर्ड में और यहाँ हरा लाइन अंडरलाइन लाल जो है लाल रंग का लहर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि, ग्रामर में त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक या प्रिंटिंग में त्रुटि? बताइए क्या दिखाता है? तो इस प्रकार का जो सही उत्तर है यह दिखा रहा है किसे? स्पेलिंग में त्रुटि, स्पेलिंग में यह त्रुटि को दिखा रहा है। स्पष्ट हो गए होंगे। अब ये ग्रामर में त्रुटि, अब देखे होंगे जब MS वर्ड में यदि आपने काम किया होगा तो यहाँ पर लाल और हरे रंग का अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। तो लाल रंग का अंडरलाइन का प्रयोग कब होता है? जब स्पेलिंग में त्रुटि होती है। आपने कोई शब्द टाइपिंग किया और वो शब्द के स्पेलिंग गलत है, तो वैसे स्थिति में वहाँ पर नीचे में, उस शब्द के नीचे में ये लाल रंग क्या होगा? लाल रंग अंडरलाइन उस वर्ड के नीचे में क्या होगा? ये लाल रंग जो होगा आपको हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। लेकिन हरा रंग भी कई शब्दों में होता है, देखने को मिलता है। तो ये हरा लाइन किसे दर्शाता है? क्या दर्शाता है हमें? तो ये हरा लाइन हमें जो है ये दर्शाता है ग्रामर में गलतियाँ, ग्रामर में त्रुटि, और साथ में वे शब्द जो वर्ड की डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं है, वो सारी त्रुटियों को क्या दिखाता है? हरा रंग दर्शाता है। फिर से स्पष्ट करता हूँ, लाल अंडरलाइन क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। और हरा रंग क्या दिखाता है? हरा रंग दिखाता है ग्रामर में त्रुटि, और जो शब्द वर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट हो गए होंगे। चलिए एक उदाहरण समझाता हूँ। जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, मैं इसे उदाहरण समझाता हूँ। चलिए, आपने MS वर्ड में गया, टाइपिंग किया और वहाँ पर एक शब्द लिखा, टाइप किया शब्द कृष्णा, और आप पाएंगे क्या? या नीचे में आपको यहाँ देखेंगे ये अंडरलाइन आपको दिखेगा। ये क्या है? ये जो शब्द है ये क्या हमें बताता है? ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि ये जो कृष्णा शब्द है ना, MS वर्ड के डिक्शनरी में नहीं है, तो हमें ये दर्शाता है। बात स्पष्ट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। क्या ऑप्शन आएंगे? जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा कि आप इस शब्द को क्या कर सकते हैं? वर्ड के डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा कर दिया तो अगले बार आप कृष्णा को टाइप करेंगे तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि आपका ये हरा अंडरलाइन नहीं दिखाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अपनी फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है। 2012 का प्रश्न है, सचिवालय में पूछा गया था। ये प्रश्न आप देख सकते हैं। अपना फ़ोटो को फैक्स भेजना है तो आपको इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगा? टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन स्कैनर, कंप्यूटर, मॉडेम, या मॉडेम, टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर या मॉडेम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको कोई दस्तावेज भेजना हो, कोई फ़ोटो भेजना है, फैक्स करना है, तो वैसी स्थिति में आपको सबसे पहला चाहिए टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन चाहिए, और उसके साथ आपको चाहिए एक स्कैनर। क्यों? क्योंकि अपने फ़ोटो का आप पहले तो स्कैन ही करेंगे ना, और उसे डिजिटल रूप देंगे। डिजिटल रूप दे दिया भाई, चलिए ठीक है, डिजिटल रूप दे दिया। ये कहाँ पर स्टोर हो गया? कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो मोडेम जो क्या करेगा? तो मोडेम क्या काम करता है? डिजिटल सिग्नल क्या करता है? एनालॉग में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है। तो यह तो आवश्यक हो गया ना, यह तो आवश्यक हो गया। और उसके बाद टेलीफोन लाइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति के फैक्स एड्रेस पर, जो फैक्स करने का एड्रेस है, वहाँ पर अपने फ़ोटो का आप भेज सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? स्लाइड शो के लिए में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी है? आपसे पूछ रहा शॉर्टकट का बटन है। चलिए बटन है। पहले वैसे मैं बता दूं, ये जो चारों ऑप्शन है ये फंक्शन की के हैं। अर्थात आपने कीबोर्ड जब देखा होगा तो आप पाते होंगे कि ऊपर में यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ विशेष कुंजियाँ होती हैं। इन्हें फंक्शन बटन कहा जाता है। F1 से लेकर के F12 तक कुल मिला के 12 होते हैं फंक्शन बटन। एक मानक कीबोर्ड, एक कीबोर्ड में 12 फंक्शन के बटन होते हैं। फंक्शन के बटन होते हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ऐप में, वर्ड के अंदर हो, चाहे एक्सेल के अंदर हो, चाहे पावर पॉइंट के अंदर हो, चाहे खुद विंडो के अंदर ही हो, हम इन कुंजियों का प्रयोग शॉर्टकट कमांड के रूप में कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण समझाऊं, आपको अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है, तो वैसी स्थिति में आप क्या, किस बटन को, किस फंक्शन कुंजी को दबाते हैं? F5 को दबाते हैं। बात स्पष्ट हो गया होगा।
आप यदि मान के चला जाए MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं किसी दस्तावेज को सेव करना, और आप MS वर्ड के में जो ऊपर में जो विकल्प होते हैं, जो उसका विंडो होता है, वहाँ पर सेव के विकल्प का प्रयोग ना करते हुए केवल फंक्शन बटन का प्रयोग करके आसानी से शॉर्टकट के माध्यम से फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या कौन से बटन को, कौन से फंक्शन की को प्रेस करेंगे? F11 को। साथ में एक्सेल पावर पॉइंट में भी क्या होता है, ये जो फंक्शन के बटन होते हैं कई शॉर्टकट के हमें कमांड उपलब्ध करवाते हैं, कई शॉर्टकट कमांड हमें उपलब्ध करवाते हैं। इन कुंजियों के माध्यम से आसानी से कार्य किया जा सकता है। स्लाइड शो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर जिसका प्रयोग क्या होता है? प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो के लिए निम्न से कौन सा शॉर्टकट कुंजी है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर है। F5 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन जो होता है, जो प्रस्तुतिकरण हमारा होता है, वहाँ पर हम स्लाइड शो के माध्यम से स्लाइड शो को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। स्लाइड शो अर्थात चलता हुआ आपको दिखेगा स्लाइड जो है आपको चलता हुआ दिखेगा। बात स्पष्ट हो गई होगी। तो F5 से हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड शो का इस कमांड, इस कुंजी की सहायता से क्या कर सकते हैं? स्लाइड शो पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं? स्लाइड शो का कार्य कर सकते हैं। F3, F9, F8 इसका कोई भी प्रयोग नहीं है पावर पॉइंट में, हमें किसी प्रकार के शॉर्टकट उपलब्ध नहीं करवाते हैं। वैसे F2, F6 ये सारे जो बटन है फंक्शन के, इनका प्रयोग क्या होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के दौरान में किया जा सकता है, पावर पॉइंट में किया जा सकता है। तो जब हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो मैं इनके बारे में आपको विशेष रूप से बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा ई लर्निंग का अर्थात इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का ऑनलाइन लर्निंग का एक प्रकार है जहां वास्तविक समय में पाठ आयोजित निर्देशक द्वारा पूरे किए जाते हैं, जो लोगों को उनके समकक्षों और विशेषज्ञों से अनोनी क्रिया अनुमति करता है? कठिन प्रश्न था, पहले समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या, पूछ क्या रहा है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको यदि इसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आसिंक्रोनस ई लर्निंग है, या सिंक्रोनस ई लर्निंग है, या रैपिड ई लर्निंग है, या रियल टाइम ई लर्निंग है। तो बताइए कौन सा ई लर्निंग है। मैं थोड़ा प्रश्न को आपको सरल कर देता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब साधारण से यही है, ये हो गया शिक्षक और ये हो गया स्टूडेंट, और ये मध्य में हो गया कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन। आप बताइए कि स्टूडेंट किस लर्निंग में लाइव होगा? शिक्षक का स्टूडेंट किस में लाइव होगा, और किस में अपलोडेड वीडियो को एक बच्चा देखेगा? बताइए किस में होगा। तो यदि मैं बताना चाहूँ तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थात सिंक्रोनस ई लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो शिक्षक होता है और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? लाइव होते हैं। अर्थात यहाँ पे जो भी शिक्षण की सामग्रियाँ होंगी वो लाइव होगी। यहाँ पर आप पाएंगे क्या कि जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आपने देखा होगा कि आप अपने शिक्षक के साथ में क्या कर सकते हैं? इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, आप उससे सवाल कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनस ई लर्निंग का प्रकार है। और असिंक्रोनस लर्निंग तो फिर किस प्रकार की शिक्षण की विधि हुई? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम, और देखिए ये तो जो होता है ना, ये भी ऑडियो वीडियो पर आधारित होता है, और ये भी जो होता है ऑडियो वीडियो पर ही आधारित होते हैं। लेकिन ये वास्तविक समय में नहीं होते, ये वास्तविक समय में एकदम रियल टाइम में आपको होते हुए दिखेंगे, लाइव, है ना। यहाँ पर लाइव ही एक बच्चा जो है अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है ना। पर यहाँ पर लाइव वास्तविक समय में रियल टाइम में एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। उसे अपलोडेड वीडियो को, जो वीडियो को बना करके अपलोड किया गया है सर्वर में, उसी वीडियो को देखेगा। तो इसका मतलब वो शिक्षक से क्या कर सकता है? इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह ऑफलाइन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाउनलोड करने के बाद आप ऑफलाइन मोड के या लर्निंग का प्रकार है। और ये एक ऑनलाइन मोड का लर्निंग का प्रकार है जहाँ पर ये जो शिक्षक और बच्चे होते हैं लाइव मोड में होते हैं, और क्या करते हैं कि बच्चा जो है अपने टीचर के साथ में इंटरेक्ट करता है, और टीचर उसके यदि कोई सवाल पूछा गया है तो वैसे स्थिति में जो टीचर उसका जवाब भी देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बाद में कि मैं आपको बता दूं कि रैपिड और रियल टाइम ये किसी प्रकार के
लर्निंग नहीं है। अर्थात मुख्यतः ये जो ई लर्निंग होती है वो दो प्रकार की होते हैं, आसिंक्रोनस होते हैं या तो सिंक्रोनस होते हैं। या तो लाइव होंगे या तो वीडियो का बना करके अपलोड कर दिया गया होगा, और एक बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, इस अपलोडेड वीडियो को डाउनलोड करके देखेगा। और ये दूसरा जो हो गया, ये जो पहला हो गया लाइव वाला में, यहाँ पर एकदम रियल टाइम में क्या होगा, बच्चा जो होगा अपने टीचर के साथ में इंटरेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। MS एक्सेल में निम्नलिखित में किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका मतलब पता क्या हुआ, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो आप बताइए निम्न से किस कमांड के द्वारा हम ये सारी व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं। बताइए किसके प्रयोग के द्वारा, टेबल मेन्यू को सॉर्ट कमांड द्वारा, या टूल्स मेन्यू को सॉर्ट कमांड द्वारा, या डेटा मेन्यू को सॉर्ट कमांड द्वारा, या टाइटल मेन्यू को सॉर्ट कमांड द्वारा। यहाँ पर डेटा को क्या रखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में रखना है। तो वैसे स्थिति में आप बताइए निम्न में से कहाँ पर आप जाएंगे, किस मेन्यू में जाएंगे आप, और अपने डाटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको इसके लिए जाना होगा डेटा के टैब पर। अर्थात मैं आपको बताऊं, आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो उसके ऊपर में आपको मिलेगा देखने को रिबन का टैब, और यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा आपको रिबन, और यहाँ पर एक टैब होता है डेटा का टैब, अर्थात डेटा वाला बटन होता है। आप जब इसे टाइप करेंगे, जब इसको आप कुंजी क्या बोलते हैं माउस के माध्यम से इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वैसी स्थिति में आपको मिलेगा दो कमांड, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को या तो असेंडिंग में A से Z, या तो फिर डिसेंडिंग में Z से A, इस कमांड मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, इन दोनों कमांड को पे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके अपने डेटा को या तो असेंडिंग A से Z या तो डिसेंडिंग Z से A क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। बात इस पर ठीक होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B होगा, सॉरी C होगा। डेटा को आपको इसके लिए डेटा के टैब पे जाना होगा। आइए बात करते हैं नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो A है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। वाइड एरिया नेटवर्क इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या हो गया, इसे कहा जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट लैन को ही क्या कहा जाता है, इंटरनेट। और ये एक्स्ट्रानेट क्या हो गया, तो एक संगठन के इंटरनेट का एक हिस्सा, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनेट का हिस्सा। जैसे इंटरनेट बनता कैसे है, लाइन से ही ना, लाइन से ही बनता है। और लाइन में क्या होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क को दिखा रहा होता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब कि लोकल क्षेत्र में जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए आप सब जुड़ के क्या करें, एक नेटवर्क का निर्माण करें, तो उस नेटवर्क क्या कहता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसमें से एक संगठन का जो नेटवर्क होगा इसे कहा जाता है एक्स्ट्रानेट। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A होगा। अगला प्रश्न देखिए, आप गत संध्या को इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ है। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के लिए कि अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे। आप बताइए, आप इसका साधारण सा मतलब मैं आपको बताऊं, आप इंटरनेट पे गए और किसी फाइल को ढूंढना है, ठीक है भाई, ढूंढना है। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप ढूंढ पाने में असफल हो गए। क्यों ढूंढ पाने में असफल हो गए, तो आगे यही बात कहा गया कि खोज विकल्प के साथ में यदि आपको फाइल को ढूंढना है, खोजने के प्रयास में किस एक्सटेंशन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर जो D है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा HTML। इसका मतलब मैं समझाता हूं कि क्या होता है कि इंटरनेट में क्या होता है कि ये जो एक्सटेंशन होता है ना HTML, यदि आपको किसी फाइल को खोजना है तो वैसी स्थिति में आपको इस एक्सटेंशन का ही प्रयोग करना होगा। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे एक्चुअली में होता क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पॉप क्या है। तो पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का प्रयोग पता है किसमें किया जाता है, जो ईमेल के मैसेज होते हैं ना, को
जो ईमेल के मैसेज, आप देखिए बताता हूँ मैं, ईमेल का जो मैसेज हुआ ना, ईमेल का मैसेज, ईमेल मैसेज को ईमेल के सर्वर पर डाउनलोड करना, ये संभव बनाता है कौन? पॉप, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके बिना आप एक ईमेल के मैसेज को पता इस सर्वर पर, ईमेल के सर्वर पर डाउनलोड नहीं कर सकता। और ये जो है ना संभव बनाता है एक मैसेज को डाउनलोड करना। कॉम क्या हो गया? तो कॉम हो गया, इसका पूर्ण रूप हो गया कमर्शियल। और ये क्या है? एक प्रकार का सब डोमेन है। क्या है? सब डोमेन है, या हम कह सकते हैं डोमेन नेम का एक हिस्सा है। डोमेन नेम का एक हिस्सा है। बैट क्या हो गया? तो बैट हो गया आपका ब्लॉक एड्रेस ट्रांसलेशन। ब्लॉक एड्रेस ट्रांसलेशन। देखिए ये क्या करता है कि ये ना डॉस और विंडोज के जो बैच फाइल होते हैं ना, बैच फाइलों में उपयोग किया जाने वाला फाइल, देखिए एक प्रकार का है ना, साधारण बोलूँ एक्सटेंशन है। जैसे ये एक्सटेंशन है ना, उसी प्रकार का ये भी एक तरह का एक्सटेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, HTML के बारे में। HTML है क्या? तो HTML एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है। क्या है? कंप्यूटर की भाषा। पहला फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये है क्या? एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसके माध्यम से, इस लैंग्वेज के माध्यम से, पता है वेब पेज जो होते हैं ना, जो वेब पेज होते हैं, वेब का जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज इससे बनाया जाता है। आप बताइए एक वेबसाइट किससे बना हुआ होता है? एक वेबसाइट किससे बना हुआ होता है? तो आप कहेंगे वेबसाइट जो होता है वेब पेज से बना हुआ होता है। और इस वेब पेज को किससे बनाया जा सकता है? इसमें HTML में, अर्थात इस लैंग्वेज में। यह मार्कअप भाषा है। इसका मतलब क्या होता है? तो जब हम इंटरनेट पढ़ने के लिए आएंगे तो HTML के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि इस भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, या इस भाषा का प्रयोग है क्या। जैसे हमने दस्तावेज बनाने के लिए जब हमने पढ़ना प्रारंभ किया था कि जब स्कैनर के द्वारा किसी भी दस्तावेज को स्कैन किया जाता है तो दस्तावेज को कई सारे फॉर्मेट में हम लोग रख सकते हैं। तो हमने देखा था कि एक दस्तावेज को इस फॉर्मेट में भी रखा जा सकता है HTML में, अर्थात ये एक तरह का फॉर्मेट भी है जहाँ पर फाइल को बना करके क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। तो जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे तो मैं आपको HTML के बारे में विस्तारपूर्वक वहाँ पर बताऊँगा कि HTML होते क्या। अभी बस इतना ही याद रखें, यह एक प्रकार की लैंग्वेज है और इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? वेबसाइट में, है ना। वेबसाइट में जो वेब पेज होते हैं उन वेब पेज को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता, मतलब आपने देखा होगा यहाँ पर इस प्रकार का एक हाथ का निशान आपको बन जाता है, देखा होगा आपने। यदि आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं तो हाथ का निशान इस तरह से बन जाता है, देखा होगा। रखा जाता है तो यह आकार में प्रतीत हो जाता है। तो ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक, बेनिंग लिंक, प्रोटोकॉल लिंक या रेसिप्रोकल लिंक? बताइए क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है हाइपर लिंक। अब मैं आपको बताता हूँ हाइपर लिंक क्या होता है। देखिए जुड़ा हुआ किससे है? एकदम HTML से ही जुड़ा हुआ, इस भाषा से जुड़ा हुआ है, पर हमको इसे मैं आपको आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। हाइपर लिंक क्या है? तो एक प्रकार का लिंक है, हाँ। और ये जो है इसका हिस्सा है, HTML का हिस्सा है। ये HTML जो है ना, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक एलिमेंट है, जिसके द्वारा, अब इसके द्वारा क्या होता है? दो वेब पेजों को क्या किया जाता है? आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। और ये जो है ना, यह एक क्लिकेबल, हम कह सकते हैं, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। क्लिकेबल टेक्स्ट या इमेज होता है, जिस पर क्या होगा? जिस पर क्लिक करके एक यूजर, जानते हैं, इसकी मदद से URL अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के मदद से किसी अन्य वेब पेज पर पहुंच सकता है। बातें स्पष्ट हो गई होगी। हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक HTML का एक एलिमेंट है जिसके द्वारा दो वेब पेजों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। यह क्लिकेबल टेक्स्ट या इमेज होते हैं जिस पर क्लिक करके
एक यूजर क्या कर सकता है, URL अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की मदद से किसी अन्य हम कह सकते हैं किसी अन्य वेब पेज में पहुंच सकता है, वेब पेज में पहुंच सकता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र के लिए एक उदाहरण है? कौन सा है? ओपेरा, स्टारबक्स, गूगल एप्स या IP एड्रेस? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ओपेरा। मोबाइल फ़ोन हो चाहे कंप्यूटर हो, आपने देखा होगा इसका प्रयोग किया जाता है वेब ब्राउज़र के रूप में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट का उपकरण है? स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस या प्रिंटर? ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रिंटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा हाल में उपयोग उच्च घनत्व के ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है? ड्राइव मतलब वही बोल रहा है मेमोरी है। कौन है? CD रोम, HD DVD, ब्लू रे, CDRW? आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो साधारण सा आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में आप डाटा को कहाँ पर, निम्न से किस मेमोरी के डिवाइस पर स्टोर कर सकते हैं? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि DVD, रोम और CDRW ये दोनों ही क्या है? CD रोम और CDRW ये दोनों है कॉम्पैक्ट डिस्क, और यहाँ पर केवल सामने की सतह पर सिंगल लेयर में ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है। कितना? तो आप कहेंगे मात्र इतना, 4.7 GB के आसपास में। और DVD में कितना होता है? लगभग 17 GB इतना। पर ब्लू रे डिस्क में लगभग 50 GB डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा डाटा को ब्लू रे डिस्क में स्टोर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी के सभी जो है क्या है? एक प्रकार के ऑप्टिकल डिस्क है। इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल प्राप्ति अनर वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है? ऑप्शन लिखे हुए हैं, कठिन है, अंग्रेजी बता देता हूँ। प्राइवेसी, एक्सेस कंट्रोल, नॉन रिपुटेशन, और ये है आपका इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज। तो इसका मतलब प्राइवेसी, एक्सेस कंट्रोल, नॉन रिप्यूडाइशन, और ये है आपका इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज। तो देखिए प्रश्न जो था बहुत ही कठिन था, ऐसा नहीं है प्रश्न है कठिन, पर आपसे ये पूछ रहा है, ये डाटा सिक्योरिटी से पूछा गया प्रश्न है। डाटा सिक्योरिटी जब आप पढ़ेंगे इंटरनेट तो वहाँ पर एक सेक्शन आता है डाटा सिक्योरिटी, और ये जो प्रश्न था ये यहीं से पूछा गया था, डाटा सिक्योरिटी से। तो मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो सी है, नॉन रिप्यूटेशन, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जब हम संचार कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और इंटरनेट पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें पढ़ना है डाटा सिक्योरिटी, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करूँगा। चलिए वहाँ पर इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाइनरी 10101 का दशमलव समतुल्य है, मतलब बाइनरी संख्या है और आपको बोल रहा है दशमलव में बदलने के लिए। कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10, 16, 21 या 18? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सी। यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा नंबर सिस्टम, तो मैंने आपको नियमों के बारे में बताया है कि किस प्रकार दशमलव को बाइनरी में, आप बाइनरी को दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए शॉर्ट कर देता हूँ। 10101 ये बाइनरी संख्या है, हमें दशमलव में बदलना है। इसके लिए हमें दो चीज़ें जरूर जाननी होगी, एक तो फेस वैल्यू और दूसरा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, आप बताइए किसी भी संख्या का फेस वैल्यू क्या होता है? जो उसका अपना मान होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका तो 1, इसका 0, 1, 1 तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, या 1 हो जाएगा फेस वैल्यू।
ये दो, बस यही तो होगा ना, फेस वैल्यू तो इन लोग का यही होगा। आप प्लेस वैल्यू निकालिए इन सब का, क्या होगा, आधार 2 है क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक ही होते हैं और उससे ही सभी संख्याओं को दर्शाया जाता है। आधार 2 है, इसका मतलब इकाई के अंक पे क्या आएगा, 2 का घात 1, 2 का घात यहाँ पर 2 का घात यहाँ 0 हो गया, सॉरी 2 का घात 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 2 का घात 2 हो गया, 2 का घात 3 हो गया, 2 का घात 4 हो गया। मैं कैसे कर रहा हूँ आपको ये समझना है। आप नंबर सिस्टम का हमारा वीडियो देखें, वहाँ मैंने इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। आइए देख लेते हैं इस प्रकार का सही उत्तर कैसे निकल सकते हैं। 2 का घात 16, 4 कितना हो गया 16, इसको गुना कर दिए इसके साथ में। क्या करेंगे आप, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को मल्टीपल कीजिए और जो भी मल्टीपल निकले उन सबका फिर बाद में योग कर दें, तो आप क्या पाएंगे, ये 0 है, ये 0 बनाएगा, ये कितना बनाएगा 4 बनाएगा, ये तो 0 बनाएगा और ये कितना बनाएगा, तो ये बनाएगा 1। तो आप जोड़ेंगे 16 4 20 1 21। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 21। इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है ना। आपको MS वर्ड, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो आपको इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना है, सर्फिंग करना है, तो वैसे स्थिति में आपको डिफ़ॉल्ट रूप पे इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा। आइए देखें क्या कहता है प्रश्न। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क में प्रदर्शित होने वाले वेब पेजों को विंडो फोल्डर, यहाँ पे गैप दे रखा है, फोल्डर में स्टोर करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूआरएल कैश में, टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स में, या URL रिपोजिटरी में, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। कहाँ सेव करेगा, कहाँ सेव करेगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप चाहते हैं कि विंडोज़ आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हैं, आपका कंप्यूटर में विंडोज़ है, ठीक है, आपने गए कंप्यूटर को ऑन किया और आप सर्फिंग करना चाहते हैं। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोल दिए, वहाँ पे गए, आपने टाइप किया गूगल, आप गूगल पे गए, वहाँ पर मान के चलो कोई वेब पेज का आपने सर्च में गूगल के सर्च इंजन का प्रयोग किया और कोई वेब का आपने एड्रेस नाम लिखा, आप सर्फिंग करने लगे। आप जब जैसे ही वेब पेज को खोलेंगे तो ये जो वेब पेज होगा वो कहाँ पर जाके डाउनलोड होगा, जैसे जाएगा तो ये आपका हार्ड डिस्क में किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी आपका सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग करता है, हार्ड डिस्क। तो ये तो ऐड होगा हार्ड डिस्क में, सही है, हार्ड डिस्क में ही डाउनलोड होगा। पर यहाँ पर हार्ड डिस्क में फोल्डर बने हुए हैं, हाँ फोल्डर बने हुए हैं। तो आप बताइए ये जो फोल्डर है ना, इसका नाम क्या, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसे कहते हैं टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स। तो ये यहाँ पर इस फोल्डर में क्या होता है, इस फोल्डर में क्या होता है, इस फोल्डर में कह सकते हैं या फोल्डर में कह सकते हैं, ये जो होता है आपका वेब पेज क्या होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। स्पष्ट हो गया होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। MS Excel में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो फॉर्मूलाज टू चार्ट, डेटा टू चार्ट, इंजेक्ट मेन्यू टू चार्ट, या व्यू टू चार्ट। बताइए आपको चार्ट बनाना है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, किस विकल्प का चुनाव करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन में बता दूँ कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए। चलिए कुछ बातें और भी बता दूँ। आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा ऊपर में टाइटल बार के जस्ट नीचे में होता है आपका मेन्यू बार, और वहाँ पर होता है एक इंजर्ड का टैब, मतलब हम कह सकते हैं इंजर्ड का बटन। आप क्या करेंगे, माउस के माध्यम से इंजर्ड के टैब में जाएंगे, और जब इस इंजर्ड के टैब को आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा चार्ट, बार चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ बार चार्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते ही चार्ट के प्रकार खुल जाएंगे, चार्ट के प्रकार खुल जाएंगे, जैसे 2D पाई या 3D पाई। ये विकल्प आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, ये जो विकल्प आपको दिख रहे हैं कुछ मत कीजिए, यहाँ पर अपने क्लिक के माध्यम से इस चार्ट का या तो इस चार्ट का क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, ये सारे ये आपके पसंद के चार्ट, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इनमें से किसी एक चार्ट का आप क्या कर सकते हैं, चयन करके चार्ट बनाने का कार्य कर सकते हैं। फिर से स्पष्ट करता हूँ। क्या किया, आपको चार्ट बनाना है तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, मेन्यू बार में आपको इंजर्ट का टैब मिलेगा, आपने माउस के माध्यम से इसे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे
आपको यहाँ मिलेगा बार का चार्ट, ठीक है ना, चार्ट का बटन मिलेगा। अब चार्ट बटन में क्या होगा, आपने क्लिक किया माउस की सहायता से तो आपको यहाँ पर दो प्रकार के चार्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा 2D पाई और एक 3D पाई। आप जिसका भी चयन करना चाहते हैं कर लीजिए। और फिर आप क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, URL देख रहे होंगे, पूरा दिख रहा होगा आपको। में ये डॉट है ना, .com क्या सूचित करता है, कमर्शियल, कॉपरेटिव या कंसील। तो ये क्या आपको दिखा रहा है, क्या बता रहा है हमें, तो ये बता रहा है कमर्शियल। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कमर्शियल है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक प्रकार का ये डोमेन नेम है, या हम कह सकते हैं सब डोमेन है। तो जब हम इंटरनेट पढ़ने के लिए आएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर मैं कुछ बातें और बता दूँ। ये जो आप देख रहे हैं, इसे ही कहा जाता है डोमेन। और डोमेन नेम में क्या होता है, एक नाम जो आपके द्वारा दिया गया होगा और एक एक्सटेंशन होगा। अब एक्सटेंशन निर्भर करेगा, तो हम जब इसे पढ़ेंगे डोमेन नेम के बारे में, जब हम इंटरनेट पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। तो वहाँ पर हम मैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करूँगा। अगले प्रश्न को देखें, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने गैप है के द्वारा खोजता है। क्या होगा इनमें से ऑप्शन, पोस्टल पता, इलेक्ट्रॉनिक पता, डोमेन पता या IP पता। किस पते से के द्वारा खोजेगा एक होस्ट दूसरे होस्ट को, मतलब यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बोल रहा है आपसे। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर किसके द्वारा खोजेगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा IP एड्रेस, या हम कह सकते हैं IP पता, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसकी सहायता से एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है। स्पष्ट हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, और ये अंतिम प्रश्न होगा हमारा, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। आप बताइए यहाँ पर फाइल का जो सिस्टम है वह स्थायी रूप से संग्रहण में कहाँ रहता है। कहाँ पर रहता है, ऑप्शन नंबर A सही है, B सही है, D सही है, C सही है या D सही है। तो आप बताइए, स्थायी रूप से हमको कोई डाटा को स्टोर करना है, तो वैसी स्थिति में जो डाटा है वो कहाँ रहेंगे, क्या हम कहें फाइल का सिस्टम ही कहाँ रहेगा, स्थायी तौर पे, क्योंकि जितने प्राथमिक मेमोरी होते हैं वो अस्थायी नेचर के होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। यदि मैं बात करूँ तो वो नॉन वोलाटाइल है, स्थायी मेमोरी है, लेकिन है तो प्राथमिक मेमोरी पर स्थायी है, पर इसके पास कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इसका मतलब हम वहाँ बड़े डाटा को वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। ये बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करना है तो वैसे स्थिति में हमें सेकेंडरी मेमोरी का तो प्रयोग करना ही होगा। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर स्थायी तौर पर डाटा को स्टोर करना है तो वैसे स्थिति में हम कहाँ सॉल्व करेंगे, प्राइमरी मेमोरी में नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी में नहीं कर सकते। डिवाइस, अब डिवाइस क्या होता है तो निर्भर करता है, इनपुट है क्या आउटपुट है क्या मेमोरी का डिवाइस है, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर B जो था इस प्रश्न का सही उत्तर था। देखिए मैंने आपको ये प्रश्न सारे दिखाए क्यों है, मेरा मकसद क्या था। तो आप यदि प्रश्नों को सही ढंग से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आपका एग्जामिनर सोचता कैसे है। आपका एग्जामिनर बहुत ही आसान प्रश्न नहीं बनाता है। ऐसा नहीं कि आपसे इनपुट पूछता है आउटपुट पूछता है, नहीं। आप यदि पहले खंड को पढ़ने के लिए बैठेंगे जहाँ पर कंप्यूटर का उद्भव और विकास पढ़ना है, तो आप पाएंगे क्या कि वहाँ पर से बहुत कम प्रश्न बनाता है। वो आपसे ये नहीं पूछने के लिए बैठता है कि बताइए कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, या दुनिया का पहला कंप्यूटर क्या है। उसे पता है कि बच्चों सबको ये बात पता होगा। तो पेपर का लेवल भी आपका एग्जामिनर कुछ इस प्रकार का ही रखेगा कि आपको वहाँ पर भ्रमित किया जाए। देखिए कंप्यूटर विषय कोई कठिन होता नहीं है, पर आपका एग्जामिनर से कठिन बनाता है। वो क्या करता है, शब्दों के साथ खेलता है, सब इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, हिंदी के इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करता है कि आप भ्रमित हो जाते हैं। प्रश्न आसान होते हैं, बस समझने की आवश्यकता है, आप प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। लेकिन आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है और आपको चाहता है कि वह चाहता है कि आप गलती करें।
साथ में हमने जब इन सारे प्रश्नों को देखा तो एक बात तो समझ में आ गया था कि साधारण प्रश्न नहीं बनाएगा, इतना भी आसान प्रश्न हमसे नहीं बनाएगा। वो हमसे ये पूछने के लिए नहीं बैठेगा कि बताइए कि इनपुट डिवाइस क्या है या आउटपुट डिवाइस। यदि इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रश्न बनाता भी है, आसान प्रश्न बनाता, तो 1 या 2 प्रश्न बनाते हैं। हमें अभी पढ़ा जितने कुछ भी, मेमोरी से 1 प्रश्न पूछा गया था, हमने देखा ना, 1 प्रश्न मेमोरी से पूछा गया, 1 प्रश्न आपका आउटपुट इनपुट से पूछा गया। ज़्यादा प्रश्न आपको देखने कहाँ से मिले? ज़्यादा प्रश्न आपको या तो MS ऑफिस के अंतर्गत में जो सॉफ्टवेयर थे MS वर्ड से देखने को मिले 3 से 4 प्रश्न, पावर पॉइंट से देखने को मिला, एक्सेल से देखने को मिला। तो ज़्यादा प्रश्न आपको वहाँ से पूछे गए थे, या तो फिर इंटरनेट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। इंटरनेट से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। ई लर्निंग क्या होता है, उसके प्रकार के बारे, ये सारे कहाँ का सेक्शन है, ई लर्निंग क्या होता है, ये सारे प्रश्न कहाँ से हैं? ये सारे के सारे इंटरनेट से जुड़े हुए प्रश्न थे। डोमेन नेम के बारे में कहीं पूछ रहा है, कभी फिर आपसे पूछ रहा है HTML क्या है, HTML में जो मतलब आप देखिए कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, या तो इंटरनेट से, या तो MS ऑफिस से, या तो थोड़ा बहुत 1-2 प्रश्न जो थे आपको पिछले कुछ जो इनपुट आउटपुट उपकरण थे वहाँ से पूछ रहा है। तो आपका एग्जामिनर सोचता कैसा है, सोचता कैसे है, मैं आपको सोचता किस प्रकार से है, मैंने आपको इन सारे से परिचित करवाने का प्रयास किया। तो अपने तैयारी को कुछ इस राह में आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एग्जामिनर यदि प्रश्न बनाएगा तो आसान नहीं बनाएगा, यदि आसान बनाया तो इतना घुमाएगा कि आप एग्जाम के समय भ्रमित हो जाएंगे। साथ में ये भी ध्यान में रखें कि आसान प्रश्न नहीं बनाएंगे, आपसे ये नहीं पूछ देगा कि दुनिया का पहला कंप्यूटर क्या है, तो वहाँ से निकले बाहर और MS ऑफिस, MS वर्ड, MS ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसे पढ़े, इंटरनेट पढ़े, क्योंकि प्रश्न अधिकतर जो है बनेंगे यहीं से, या तो आपसे विंडो से प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो मैं जितनी के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसके सारे वीडियो जैसे मैं आपको बताऊँ, विंडोज़ तक का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और मैंने वहाँ पर जो सारी चीज़ें बताई है वो एग्ज़ाम के परिदृश्य से ही बताई, उसके अनुरूप ही बताई है। कई सारे जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।